नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 24 का पार्ट 4 करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ये चैप्टर है। इस पर्टिकुलर लेक्चर का अगर एजेंडा देखें हम तो कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। उसी से रिलेटेड 4 मॉडल होते हैं फ्रेंड्स, जिनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। पहला मॉडल है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल कहते हैं। बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, और ये 4 अप्रोचेज होती हैं कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने की। और ये WACC के बारे में भी थोड़ी सी हमें बात यहाँ पर करनी है, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की अगर हम बात करें, एन ऑपरेटिंग फर्म कैन गेट एडिशनल इक्विटी कैपिटल थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स आर थ्रू इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी। तो अगर कोई फर्म ऑपरेट कर रही है और उसको एक्स्ट्रा एडिशनल इक्विटी कैपिटल चाहिए तो 2 तरीके हैं। पहला इंटरनल एक्रूवल्स, यानी जो इंटरनल एक्रूवल्स मतलब होता है रिटेन्ड प्रॉफिट, जो रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग है, जो पैसा हम बचा के रख लिए थे, उससे अरेंज कर सकते हैं। या फिर नए जो है शेयर इशू कर दें मार्केट में और उनको बेच करके हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी कैपिटल इन्वॉल्व्स अ फ्लोटेशन कॉस्ट which may be low in case of rights issue and high in case of public issue of equity shares। तो अगर हमें एडिशनल इक्विटी कैपिटल अरेंज करनी है नए शेयर इशू करके, तो उसमें हमें फ्लोटेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यानी कि नए शेयर इशू करने के लिए हमें कुछ पैसा खर्चना पड़ेगा, उसी को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये अगर राइट्स इशू कर रहे हैं तो कम होता है, और अगर नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को तो ज़्यादा फ्लोटेशन कास्ट पे करनी पड़ती है। राइट्स इशू का मतलब वही अपने एम्प्लॉइयों को ही हमने स्टॉक अलॉट कर दिया, अपने एम्प्लॉय को ESOP बोलते हैं। PNB वगैरह में हुआ है, 1600 शेयर 1800 शेयर ऐसे बांटे गए थे। तो अगर राइट्स इशू किए गए हैं कि भाई पहले से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही हम और बेच दें शेयर्स, तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। लेकिन नए शेयर मार्केट में लेकर आने हैं इक्विटी शेयर, तो उस केस में थोड़ा खर्चा ज़्यादा लग जाता है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है, इसे फ्लोटेशन कास्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कास्ट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हियर वी एज्यूम द फ्लोटेशन कास्ट टू बी 0। मतलब आसानी रखने के लिए हम ये मान कर चलते हैं कि नया शेयर इशू करें और चाहे नए राइट्स इशू करें, अपने लोगों को ही बेच दें, उसमें हमारा कोई कास्ट नहीं लग रहा है, ये 0 है। हम ये मान कर चलते हैं तो चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, होती नहीं है फ्लोटेशन कास्ट 0 नहीं होती, आगे हम पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी के लिए एज्यूम करिए कि हमारा नया शेयर लाने में कोई खर्चा नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे हमें मान लो 4000 करोड़ रुपए के नए शेयर बेचना चाहता है, DLF कंपनी है, 4000 करोड़ के नए शेयर बेचना चाहते हैं। तो ये 4000 करोड़ के नए शेयर बेचने के लिए कुछ ना कुछ पैसे खर्चा होंगे, ऐसे ही नहीं चले आएंगे 4000 करोड़। कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी पड़ेंगी, लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, सेबी में फाइलिंग करनी पड़ेगी, पैसे पे करने पड़ेगा, मल्टीपल एक्सपेंसेस होंगे। तो हो सकता है कि 1%, 2%, 3% इसका खर्चा हो जाए, यानी 10, 20, 30 करोड़ रुपए भी लग जाते हैं इस 4000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट करने में। ठीक है, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि भाई 4000 करोड़ रुपए पूरे के पूरे आ गए और हमको कुछ लगाना नहीं पड़ा, हमको कुछ भी लगाना नहीं पड़ा है। ठीक है, which means the cost of equity capital is same in both the cases of retained earning and additional issue of equity share। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो इक्विटी कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो सेम है दोनों केसेस में, चाहे रिटेन्ड अर्निंग यानी हमारे पास में जो पैसा पहले से बचा हो उसमें, और चाहे एडिशनल इक्विटी शेयर इशू करें, दोनों केस में हमारा मतलब कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल सेम होगी। ठीक है, यानी मान लो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग मान लो 500 करोड़ रुपए हमारे पास बचा हुआ है, 500 करोड़ हमने प्रॉफिट से बचा रखा है। तो 500 करोड़ अरेंज करने में जितना पैसा लगेगा उतना ही नए इक्विटी शेयर 500 करोड़ रुपए के हम बेच देंगे, तो भी हमारा 500 करोड़ ही लग रहा है। क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं, यहाँ पर इसको 500 करोड़ रुपए के शेयर इशू करने में हो सकता है 10 करोड़ रुपए और लग रहे हों। लेकिन हम अभी के लिए मान रहे हैं कि भाई यहाँ 500 करोड़ लाने में भी कोई खर्चा नहीं, यहाँ भी 500 करोड़ लाने में कोई खर्चा नहीं, तो दोनों में सेम ही कॉस्ट लग रही है, कोई एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर नहीं लग रही है। As the company has no commitment to pay any assured dividend every year, unlike in case of debenture or preference capital where interest dividend is committed, the estimation of cost of equity become difficult। बोल रहे हैं कि भाई हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है डिवेंचर के केस में या प्रेफरेंस
कैपिटल के केस में, प्रेफरेंस शेयर के केस में ये रहता है कि भाई डिवेंचर है, हम 12% का आपको इंटरेस्ट देंगे, और प्रेफरेंस कैपिटल है तो 10% का हर साल डिविडेंड देंगे, ऐसा हमारा पहले से फिक्स रहता है। लेकिन चूँकि हमारा इक्विटी कैपिटल के केस में ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं होता है कि हमें कुछ रिटर्न करना है, ऐसी कोई बातचीत ही नहीं होती है, तो ऐसे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना थोड़ा और मुश्किल होता है। यहाँ मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से ही पता है कि 12% देना ही है, यहाँ कोई बात ही नहीं कितना देना है ना। जैसे शादी तय हुई और पहले से ही फिक्स होगा भाई कि जो है 12 लाख रुपए की एक गाड़ी चाहिए, तो फिक्स हो गया। लेकिन जब पता ही नहीं है कि गाड़ी देनी है, बस कौन सी गाड़ी देनी है पता ही नहीं, हो सकता है 3 लाख वाली पसंद आ जाए, हो सकता है 16 लाख वाली पसंद आए, हो सकता है 8 लाख वाली पसंद आए, क्लियर नहीं है लाइक दैट। ओके, देयर आर मैनी अप्रोचेस फॉर दिस एस्टिमेशन। अब ये जो हमारी कास्ट है भाई इसकी इक्विटी कैपिटल की, उसको फिक्स करने के लिए कई सारी अप्रोचेज हैं। 4 अप्रोच मेन हैं। पहला है CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच मॉडल अप्रोच, और अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। इन्हीं चारों के बारे में फ्रेंड्स हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा भाई कि देखो क्या है कि अगर कोई फर्म है उसको एडिशनल इक्विटी कैपिटल चाहिए, एक्स्ट्रा जितना था उससे और चाहिए, तो 2 तरीके हैं। इंटरनल एक्रूवल्स यानी कि उसने जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग है जो बचा के रखा हुआ है उसको यूज कर सकती है, या नए शेयर मार्केट में लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर नए मार्केट में शेयर लॉन्च करने तो उसके लिए फ्लोटेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट, नए शेयर लाने के लिए आपको कुछ पैसा खर्चना पड़ेगा। नए शेयर 2 तरीके से आ सकते हैं, एक राइट्स इशू कर दीजिए और दूसरा नए ही शेयर ले आइए। राइट्स इशू करेंगे, ये भी नए शेयर हैं लेकिन अपने होल्डर्स को ही दिए जाते हैं, नए लोगों को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और इक्विटी शेयर जो नए लाए जाएंगे तो वो नई जनता को बांटे जाते हैं। ठीक है, अब ये अगर राइट्स इशू करते हैं, अपने ही लोगों को अलॉट करना है अगर शेयर, तो उसमें आपका फ्लोटेशन कास्ट कम लगेगा, और अगर जो है इक्विटी शेयर नए लोगों को बांटनी है तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा लगता है। यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम मान कर चलते हैं कि फ्लोटेशन कास्ट 0 है, यानी कि चाहे रिटेन्ड अर्निंग का पैसा हो और चाहे नए इक्विटी शेयर इशू किए जाएँ, दोनों के दोनों ही केस में हमारा कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल सेम रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ दिक्कत क्या है कि भाई डिवेंचर के केस में फिक्स है कि 12% सालाना, एग्जाम्पल है ये, 12%, 11%, 10% सालाना हमको आपको डिवेंचर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरीके से प्रेफरेंस कैपिटल में भी फिक्स है कि हमको हर साल आपको 10%, 12%, 14% डिविडेंड देना पड़ेगा। लेकिन जो इक्विटी कैपिटल होती है इसके केस में ऐसा कोई कमिटमेंट होता ही नहीं है, कुछ भी देना पड़ सकता है, इसलिए इसका कैलकुलेशन कास्ट ऑफ कैपिटल मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कई सारी अप्रोचेज हैं। 4 अप्रोचेज हमारे सामने, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और अर्निंग प्राइस अप्रोच। ये 4 अप्रोचेज हैं, हमें इन्हीं चारों के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। CAPM अप्रोच जो होती है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये है फ्रेंड्स, इसका देखिए फार्मूला होता है, ये है इसका फार्मूला। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, बीटा का मतलब रिस्क होता है, ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अब इसी चीज़ को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, यही है फार्मूला आपका। कितना रिटर्न आपको चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हमें इतना रिटर्न चाहिए, ये है RF का मतलब रिस्क फ्री, यानी जैसे हम FD करवा देते या गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा देते तो हमें कितना रिटर्न मिलता, मान लो 6% मिल रहा है, तो ये रिस्क फ्री रिटर्न 6% मार्केट में चल रहा है। बीटा क्या है, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, कितना रिस्क एसोसिएटेड है हमारा इस इक्विटी कैपिटल के साथ में। RM अभी मतलब मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न चल रहा है, मार्केट में जनता क्या चाहती है, जनता 16% चाह रही है, तो ये 16% हो जाएगा। और रिस्क फ्री कितना था हमारा, शुरू में ही हमने देखा था कि बॉन्ड वगैरह FD वगैरह में 6% का चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए RA इक्वल टू RF है, ये रिस्क फ्री हो गया, ये बीटा है हमारा इंटू RM माइनस RF हो गया।
RA एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रिटर्न आप चाहते हैं, RF मतलब रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट, RM क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन चली हुई है, BA यानी ये आपका बीटा जो है इसे बोलते हैं बीटा ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कितना रिस्क है, और RM माइनस RF ये जो घटाया जाता है फ्रेंड्स इसको बोल देते हैं इक्विटी मार्केट का प्रीमियम, इसी को प्रीमियम बोल दिया जाता है, यानी कि कितना रिस्क आप लेने को राजी हो। ठीक है, अब इसी बात को समझते हैं, काम हो जाएगा। ये एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इफ़ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 12% पर एनम, यानी कि अगर हम कोई रिस्क ना लें तो हमें 12% का रिटर्न मिलता है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, यानी कि मार्केट में 16% रिटर्न की उम्मीद की जाती है। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ कंपनीज इक्विटी कैपिटल व्हिच हैज़ ए बीटा ऑफ 1.5, बीटा कितना है 1.5 का, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, रिस्क फ्री कितना है 12% क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीटा कितना है 1.5 का है, और मार्केट में क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है 16% की है। इसी के आधार पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम करना चाहें RA इक्वल टू भाई 12% हो गया प्लस बीटा इज हाउ मच 1.5 ब्रैकेट में RM हमारा मार्केट में क्या चल रहा है 16% का, माइनस RF हमारा रिस्क फ्री कितना है 12% का, तो ये हो जाएगा 12% प्लस 1.5 बीटा इंटू ये 4% हो जाएगा, ये हो जाएगा 12% और 4/6 हो जाएगा 6% इक्वल टू 18% जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अगर मार्केट में 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है रिस्क फ्री, यानी कि हम कोई लोड ना लें, जीरो रिस्क वाला मामला 12% का चल रहा है, और बीटा फैक्टर हमारा 1.5% है, और मार्केट में जो रिटर्न की उम्मीद की जाती है नॉर्मली अगर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें तो 16% का रिटर्न हम पाते हैं। तो उस कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं जिसकी ये बात हो रही है तो आपको कम से कम 18% का रिटर्न चाहिए, तभी मज़ा आएगा, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। यही बात यहाँ पर 18% यही पूरा कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ पर समझते हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट में। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, CAPM अप्रोच के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ पर्टिकुलर कंपनी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, मतलब जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं। पहला रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि RF कितना चल रहा है, अगर बिना रिस्क के देखें तो रिटर्न कितना मिल रहा है। बीटा ऑफ कंपनी शेयर प्राइस, शेयर प्राइस में रिस्क कितना है, बीटा मतलब रिस्क कितना होता है। एंड प्रिवेलिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि मार्केट में रिटर्न कितनी उम्मीद की जा रही है। इन 3 बातों से RF, RM और बीटा फैक्टर, इन्हीं तीनों के आधार पर फ्रेंड्स हमारा डिसाइड होता है कि कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। RA इक्वल टू होता है, पहले RF ले लीजिए प्लस बीटा फैक्टर ले लीजिए, यहाँ पर RM ले लीजिए माइनस RF ले लीजिए, बस ये होता है इसका फार्मूला। RF मतलब रिस्क फ्री कितना चल रहा है, बीटा यानी कि उसके प्राइस में रिस्क कितना है शेयर के, RM मतलब मार्केट में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और RF मतलब रिस्क फ्री कितना है। RM माइनस RF को फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इसको रिस्क प्रीमियम बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, रिस्क प्रीमियम बोल दिया जाता है। ठीक है, बीटा इज बेस्ड ऑन द चेंजेज इन द रिटर्न ऑफ ऑन शेयर ऑफ द कंपनी बीच अभी चेंजेज इन द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। बीटा किस पर आधारित होता है, तो बीटा आधारित होता है साहब कि शेयर के प्राइस में, शेयर के मतलब शेयर के रिटर्न में कितना चेंजेज हो रहा है, और उसका कंपेयर किया जाता है मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो शेयर का रिटर्न मान लो, शेयर का रिटर्न 12% दे रहा है और मार्केट में 16% चल रहा है, बाद में पता चलता है शेयर का रिटर्न 10% हो जा रहा है जबकि मार्केट में 18% चल रहा है। तो इसके आधार पर बीटा डिसाइड करा जाता है। हायर बीटा डिनोट्स हायर सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी शेयर, मतलब अगर बीटा का वैल्यू ज़्यादा है तो वो हायर सेंसिटिविटी को दिखाता है। कंपनी के शेयर में
शेयर के रिटर्न में सेंसिटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट पोर्टफोलियो डिनोट्स अ मिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज वाइडली ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला देखा था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, उसमें जोड़िए बीटा ब्रैकेट में एक्सपेक्टेड मार्केट से कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितना है। उसी चीज़ को ऐसे लिखा है। आप सरल भाषा में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू लिख सकते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस यहाँ पर बीटा लगाइए और ब्रैकेट में लिखिए कि रिटर्न इन मार्केट माइनस रिटर्न रिस्क फ्री। बस ये इसका फार्मूला होता है। बाकी लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन भाव हमारा कुल मिलाकर के यही है। और इसको, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम रिस्क इक्विटी मार्केट प्रीमियम बोल देते हैं या रिस्क प्रीमियम बोल देते हैं। एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पर देखा था कि भाई मार्केट में 12% का रिटर्न चल रहा है, ठीक, मार्केट में। तो देखो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस यहाँ पर बीटा होगा और रिस्क मार्केट वाला माइनस रिस्क फ्री। तो रिस्क फ्री हमारा कितना है 12% का चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद में बीटा 1.5 दिया हुआ है, क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है हमारा बीटा, ठीक है, बीटा 1.5 दिया हुआ है। मार्केट में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट है 16% माइनस रिस्क फ्री कितना है 12%, मार्केट में 16%। बस इसी को कैलकुलेट करना है। 12% प्लस 1.5 इंटू 4% इक्वल टू 18%। यही हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए होगा, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रेंड दूसरा, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। बॉन्ड की यील्ड और प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच एन इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज एडेड टू द यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड ऑफ द फर्म। तो इस अप्रोच में इक्विटी रिस्क प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है जो यील्ड होती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड की। while the yield on long term bond of the firm are known in the market, decision on equity risk premium is matter of individual investors perception। मतलब कहने का हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो बॉन्ड की यील्ड और दूसरा रिस्क प्रीमियम, इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं, है ना। बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। बॉन्ड यील्ड कितनी होगी ये हमें पता होता है। रिस्क प्रीमियम यानी इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है वो इन्वेस्टर के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करेगा, इन्वेस्टर के ऊपर निर्भर करेगा। इफ़ द यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड ऑफ अ फर्म इज 12% पर एनम, यानी यील्ड अगर 12% है और इक्विटी रिस्क प्रीमियम 4% है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फर्म की कैपिटल पर क्या होगा भाई, यही 12 प्लस 4% 16%। इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है, समझ गए सर। कुछ है नहीं, देखिए मैं समझाता हूँ। ये बोलते हैं कि बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच है। बॉन्ड यील्ड में आप जोड़ दीजिए रिस्क प्रीमियम को, हेयर इज़ द बॉन्ड यील्ड एंड हेयर इज़ द रिस्क प्रीमियम, दोनों को जोड़ दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। बॉन्ड यील्ड मान लेते हैं हमारा 10% का चल रहा है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड यील्ड आसानी से मार्केट में देखी जा सकती है कि भाई फलाना बॉन्ड जो है इसका यील्ड क्या चल रहा है, इतना क्या रिटर्न दे रहा है, तो वो देखा सकता है। मान लो 10% का रिटर्न दे रहा है, प्लस जो जनता है वो कितना रिस्क ले सकती है। अब कोई बोलता है कि मैं 3% रिस्क ले सकता हूँ, तो भाई 13% का रिटर्न हो जाएगा। कोई बोलता है कि मैं भाई 8% का रिस्क प्रीमियम ले सकता हूँ, तो 18% हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो रिस्क प्रीमियम मतलब कितना रिस्क सहने के लिए तुम तैयार हो, जितना ज़्यादा रिस्क सहोगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न पाओगे, ये चीज़ है भाई। रिस्क ज़्यादा रिटर्न भी ज़्यादा लेकर आता है, यही बात यहाँ पर बताई गई। भाई 12% चल रहा है यील्ड और 4% और तुम्हारे चार 16% हो गया, ठीक। फिर आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच, तो इसमें डिविडेंड की ग्रोथ के आधार पर हम अप्रोच देते हैं। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ फर्म्स इक्विटी इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय द फर्म इन फ्यूचर डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये थोड़ा सा मतलब एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं चला जा रहा है, उसको थोड़ा सा समझिए, भाषा समझ लीजिए बस। ये अप्रोच एज्यूम करती है कि जो करंट मार्केट प्राइस है फर्म की इक्विटी का, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, ये होगी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड। जितने भी डिविडेंड भविष्य में मिलेंगे, भविष्य में जितने भी डिविडेंड पे करेगी, मान लो डिविडेंड 1 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्लस डिविडेंड 2 है
उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके और जोड़ दिया जाए। और ये प्रेजेंट वैल्यू किस आधार पर, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको बेस बना करके डिस्काउंट किया जाता है। क्या मतलब है, मान लो 100 रुपये आज से 1 साल बाद मिलेंगे, 10% का रेट ऑफ रिटर्न है, यानी 10% ब्याज चल रहा है, आज से 1 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे, तो 1 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे, तो आज कितना मिलेगा, तो आज मिलेगा इतना, 100 डिवाइडेड बाई 11, 1.1 है, तो 1000 हो जाएगा, 11 9 99, 99.99 समथिंग मिलेगा। मतलब आज की डेट में ये रखिएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.1, 90 रुपये 90 पैसे के आसपास आ रहा है, 90 रुपये 90 पैसे आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 साल बाद जो हमें 100 रुपये मिलेंगे, अगर हमें 10% की एफडी पर इंटरेस्ट मिले तो वो 90 रुपये 90 पैसे के बराबर है। क्या कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये हुआ कि सोचो अगर तुम्हारे पास 90 रुपये 90 पैसे हों और आप इसको 10% इंटरेस्ट पर आप चढ़ा दो एफडी पर, तो ये 1 साल बाद 100 रुपये हो जाएंगे। यही ये कह रहा है कि 1 साल बाद ये 100 रुपये, 90 पैसे की एफडी करवा दो, 10% का इंटरेस्ट है तो 100 रुपये मिलेंगे। पर हमको ये नहीं पता है, हमको ये पता है कि आज से हर साल हमको हर साल हमको 100 रुपये मिलेंगे, हर साल के बाद में 100 रुपये मिलेंगे। तो आज उनकी वैल्यू क्या है भाई, जैसे हमने 100 रुपये मिले तो हमने देखा अगर 1 साल बाद मिल रहा है तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे, अगर 2 साल बाद मिलेगा तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि 2 साल बाद रिटर्न है। 3 साल बाद मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3 करेंगे। ये इस तरीके से हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके निकालते हैं। लंबी राम कहानी है, थोड़ा सा हिंट दे दी है मैंने, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट देयर विल बी अ स्टडी ग्रोथ इन डिविडेंड पेड बाय द फर्म एवरी ईयर। तो ये मतलब अप्रोच ये मान कर चलती है कि भाई जो डिविडेंड पे किया जाएगा फर्म द्वारा उसमें स्टडी ग्रोथ होगी। मान लो कि आज जो है 10 रुपये, मान लेते हैं 10 रुपये जो है डिविडेंड मिल रहा है, तो अगले साल इसमें 10% इंक्रीज होगा, फिर उसके अगले साल फिर 10% इंक्रीज होगा, फिर उसके अगले साल फिर 10% का इंक्रीज होगा। हर साल स्टडी ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना डिविडेंड मिलेगा, डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ पर ईयर। यानी अगर हम इसको सरल भाषा में लिखें तो इसको D1 कह देते हैं, D1 डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को R अगर मान लिया जाए और ग्रोथ पर ईयर को G मान लिया जाए, तो ये इसका फार्मूला निकल करके आता है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इक्वल टू होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाई R माइनस G। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई R माइनस G, ये इसका फार्मूला आता है। D1 क्या है, डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, इस साल का नहीं, पहले साल का, अभी जो साल चल रहा है इसका नहीं, पहले साल का जो डिविडेंड होगा, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर। अब अगर हम इसको घुमाएं टहलाएं इधर से, तो इसका फार्मूला बदल करके KE इक्वल टू हो जाता है D1 अपॉन प्रेजेंट मार्केट वैल्यू और प्लस G का रूप ये ले लेगा। होगा क्या, देखो इसे हमने D1 माना हुआ है, ठीक है, और ये प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, इसको यहाँ नीचे ले आओगे तो देखो यही D1 अपॉन प्रेजेंट मार्केट वैल्यू होगी, ये पूरा का पूरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस G होगा, और जब ये इधर ले जाओगे तो G यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अपना काम इस फार्मूले से भी चल सकता है, हम उसको ना भी याद रखें तो चल जाएगा। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर अपॉन R माइनस G, यही फार्मूला हम याद रखें तो भी चल जाएगा। D1 डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर, R रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस G कितनी ग्रोथ होगी डिविडेंड में, ठीक है। अब उसी के तहत अगर हम देखें, एक क्वेश्चन है हमारे सामने इसी चीज़ से रिलेटेड, यहाँ पर है इफ़ द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ फेस वैल्यू इक्विटी शेयर ऑफ फर्म इज 100 रुपीज़, यानी कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है 100 रुपये, ये हमको दे रखा है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड इन फर्स्ट ईयर इज 10%, डिविडेंड कितना मिलेगा फर्स्ट ईयर में, D1 डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर D1 होता है,
इज 10%। 10% ऑफ किसका? फेस वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का नहीं होगा, फेस वैल्यू का होगा। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो 10 रुपये का 10%। ये आपकी बुक में कैलकुलेशन गलत दी हुई है, मैं सही करवा रहा हूँ यहाँ पर, 1 रुपये आ जाएगा। मैकमिलन बुक में फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन गलत दी हुई है, आपको आंसर मैच नहीं करेगा मैकमिलन से, मेरा आंसर मैच नहीं करेगा, तो घबराए नहीं, वहाँ गलत दिया हो, मैं सही समझा रहा हूँ आपको। रीज़न क्या है, उन्होंने क्या किया है, डिविडेंड कैलकुलेट करने के फेस वैल्यू की जगह पे प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। जो 100 रुपये लिखा हुआ है इसको यूज कर लिया है, लेकिन प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड नहीं दिया जाता है। डिविडेंड कंपनियां हमेशा फेस वैल्यू पर देती हैं, जिस फेस पर वो, फेस वैल्यू क्या होती है, जो शेयर मतलब जो आपका डिवेंचर है, जो आपका शेयर है, उसके फेस पर जो चीज़ लिखी रहती है उसे जो है फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे नोट 10 का नोट है तो उस पर 10 रुपये लिखा है तो उसकी फेस वैल्यू 10 है। 500 का नोट है तो उस पर 500 लिखा है तो उसकी फेस वैल्यू 500 है। ऐसे ही जब आपके ये बॉन्ड इशू किया था तो उनके चेहरे पर कुछ लिख दिया था है, बॉन्ड इशू किया जाएगा तो समथिंग विल बी रिटर्न। अब वो मान लो वहाँ पर 500 लिखा है तो उसकी फेस वैल्यू 500, अगर 10 लिखा है तो 10 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ फेस पर लिखा हुआ है 10 रुपये, फेस वैल्यू, चेहरे पर क्या लिखा है 10 रुपये, तो उसी 10 रुपये पर डिविडेंड जो है 10% का देगी ये कंपनी, ठीक है। अब फेस वैल्यू पर नहीं देगी, मार्केट वैल्यू पर देगी, दिक्कत होगी। क्यों? सोचो आज 10 रुपये, 100 रुपये है मार्केट वैल्यू, हो सकता है कल को जो है 200 रुपये हो जाए तो क्या देगी? 200 का 10% दे देगी। कल को मान लो जो है 12 रुपये हो जाए फेस मतलब जो है मार्केट वैल्यू, तो क्या 12 रुपये का 10% दे देगी? तो इस तरह से तो कभी भी हमारा डिविडेंड सेम बढ़ेगा ही नहीं, हर बार नया, हर बार नया। भाई 200 हुआ तो 20 रुपये पे आ गए, 12 हुआ तो 1 रुपये 20 पैसे पे आ गए। जबकि हम कह रहे हैं कि डिविडेंड बराबर बढ़ता रहता है, स्टडी ग्रोथ वगैरह दिखाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, डिविडेंड 1 हो गया, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू डिविडेंड 1। उसके बाद में एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड इज 4%, यानी कि जी हमारा दिया हुआ है 4% का, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या था आपको याद है? हमारा फार्मूला क्या था? प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है, इक्वल टू डिविडेंड कितना है हमारा? 1 रुपये है, अपान R माइनस जी। जी कितना है हमारा? 4% का है। कितना है? 4% है। तो 4% ना लेकर के इसको 0.04 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0.04 परसेंटेज हटाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा R माइनस 0.04 इक्वल टू 1/100। तो ये R माइनस 0.04 इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, जोड़ देंगे तो R इक्वल टू 0.05 आ जाएगा जब जोड़ेंगे, या इसी को हम 5% कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं? 5% कह सकते हैं। वही बात यहाँ पर सर आपको कैलकुलेट करके वही दिखाया गया है, वही चीज़ है। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो दोबारा वीडियो देखिएगा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या था? D1 अपान R माइनस जी, ठीक है। ये हमें 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। डिविडेंड 10% दिया है, 10% किसका? फेस वैल्यू का होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये है तो डिविडेंड 1 रुपये निकल आया हमारा। D1 1 रुपये निकल आया। R हमें पता करना है, ये हमें पता करना है, और ग्रोथ रेट दे रखी 4% की, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर G रखेंगे तो 4% ना रख करके 0.04 रखेंगे, क्योंकि 4% को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये रूप ले लेता है। बस अभी सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर रख दें तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इक्वल टू 100 इक्वल टू D1 इक्वल टू 1 अपान R माइनस 0.04, ठीक है। इसको इधर ले आए अगर हम तो ये 100R माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। 100R इक्वल टू, अगर हम ये इधर ले जाएं तो 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा, सही है। 100R इक्वल टू 5, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05। R इक्वल टू कितना आ गया? 0.05। 0.05 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 0.05। यहाँ याद करिए हमने जी जब 4% था तो उसको 0.04 लिखा था, 4% ना लिख करके 0.04 लिखा था। क्यों? क्योंकि 100 से डिवाइड कर दिया था। सॉरी फ्रेंड्स, उसी तरीके से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये 5% रिटर्न की बात कर लेगा। किसकी? 5% रिटर्न की बात कर लेगा, ठीक है। फिर आता है, ये भी सरल है, जो बीच में एक सरल था उसी की तरह ही है, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। क्या है? अर्निंग प्राइस
रिसर्च। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे सर, फार्मूले याद रखिए, एक आधे न्यूमेरिकल जैसे दिए हुए ऐसे ही न्यूमेरिकल एज इट इज याद रखिए, काम आ जाएगा। तो अंडर दिस अप्रोच रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड एज अंडर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। हर शेयर से हम कितना अर्न करने की उम्मीद रखते हैं नेक्स्ट ईयर में, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट का प्राइस प्रेजेंटली क्या चल रहा है इसको डिवाइड कर दीजिए। एक एग्जांपल देखिए, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। एक एग्जांपल देख लीजिए, चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इफ़ द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज़, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है 100 रुपये, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है 100 रुपये, ये 100 रुपये दिया हुआ है। एंड एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर फॉर नेक्स्ट ईयर इज 15 रुपये, एक्सपेक्टेड अर्निंग दे रखी है 15 रुपये। तो बस 15 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.15 इक्वल टू 15%। कितना हो जाएगा 15%। तो वही बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है 15 रुपये की, 15 रख दिया वहाँ, यहाँ दिया हुआ है ना कि एक्सपेक्टेड अर्निंग नेक्स्ट ईयर इज 15 रुपये, दिया ही है खुद ही नेक्स्ट ईयर का 15 रुपये, ठीक है। और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 100 रुपये दे रखी इन्होंने, तो बस 15 डिवाइडेड 100 15% हो जाएगा, ठीक। ये भी हमारा बात खत्म हो जाती है। तो ये 4 मेथड थे फ्रेंड्स, जो ना 4 के चारों हमने समझ लिए हैं। WACC वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, थोड़ा बहुत बात हमारी इसको लेकर के हुई है आपकी। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है भाई, हमारा कास्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी प्लस कास्ट ऑफ डेट इंटू प्रोपोर्शन ऑफ डेट प्लस कास्ट ऑफ मान लो कोई और चीज़ है इंटू प्रोपोर्शन ऑफ दैट, जो कुछ भी है तो उसकी कास्ट इंटू प्रोपोर्शन, उसकी कास्ट इंटू प्रोपोर्शन जोड़ते हुए चले जाइए, वही वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल निकल आता है। और जो प्रोपोर्शन निकालते हैं उसमें बस यही बताया था, मान लो जैसे 50% है और दूसरा 50% है, तो उसको क्या करते हैं 50 डिवाइडेड बाई 100% करते हैं, तो ये 0.5 का रूप ले लेता है ना। याद है आपको ये बात, बस वही उतना यहाँ पर करना है। Once we have estimated the cost of each component of the capital of the firm, WACC arrived by multiplying the proportion of each component with its cost and adding them। एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया कास्ट हर एक कंपोनेंट की, तो WACC निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शन जो कंपोनेंट का है उसको कास्ट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। एक एग्जांपल देखिए तो चीज़ें और समझ में आएंगी। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल कितनी है 40%, यानी कि 0.4, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है 10, यानी कि 0.1, और ये 50% है यानी 0.5, है ना। ये इनका प्रोपोर्शन है। 100 में से 4, 100 में से मतलब 100 में से 40% हमारा इक्विटी है, 100 में से 10 रुपये प्रेफरेंस कैपिटल है और 100 में से 50 रुपये हमारा उधारी है। तो उसी को प्रोपोर्शन में अगर कैलकुलेट करेंगे तो भाई 40% है कितने में से 100% में से, तो इसको अगर काटेंगे परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 तो 0.4 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है 10% किसका 100% का, इसको इसमें से काटेंगे 0 से 0 काटेंगे 0.1 हो जाएगा। और ये 50% है, 50% डिवाइडेड बाई 100% करिएगा तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। ये प्रोपोर्शन पता चल गया कि हमारा भाई 40% ना लेकर के हम उसकी जगह पर 0.4 लेंगे, 100% लेकर के 0.1 लेंगे और 50% लेकर 0.5 लेंगे। हम ये करने वाले हैं यहाँ पर, ये बात हो गई। उसके बाद में अब यहाँ पर कास्ट दे रखी है, कास्ट ऑफ ईच एस्टिमेटेड एज अंडर, तो कास्ट इक्विटी 20% की है, प्रेफरेंस पर 15% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, डेट के लिए 10% का देना पड़ रहा है। तो भाई 20% अगर उसका है और हमारा कितना था 40%, तो 0.4 हो गया, यानी प्रोपोर्शन इंटू कास्ट, इसमें इंटू हमारा 15% कास्ट है, इंटू प्रोपोर्शन कितना था 10% था, आपको याद हो, और इसका 10% जो है हमारा कास्ट है और इंटू जो है कितना प्रोपोर्शन था इसका 50% यानी 0.5। बस इन्हीं तीनों को ऐड कर लीजिए, यानी कि कास्ट इंटू प्रोपोर्शन, कास्ट इंटू प्रोपोर्शन प्रेफरेंस का, कास्ट इंटू प्रोपोर्शन डेट कैपिटल का, तीनों जोड़ डालिए इसको तो ये हो जाएगा 0.8, नहीं ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा क्या कि 1.5 होगा, है ना, ये 1.5 होगा और ये जो है आपका 5 हो जाएगा, तो 8 5 13 14 14.5 हो जाएगा, सारा जोड़ करके 14.5% आ जाएगा, यानी कि हमारा
14.5% का वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल है। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कितनी निकल करके आई, ये कैसे कैलकुलेट किया आपको दिखाया ही मैंने। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल करने के लिए कुछ नहीं, इक्विटी की कॉस्ट ली, इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट कितनी 20% है, 20 ले लिया, उसका पोर्शन कितना है 0.4 क्यों, क्योंकि ये बताया गया कि 40% योगदान है इसका, तो 40% 0.4, 15% प्रेफरेंस कैपिटल की कीमत है और 0.1 क्यों, क्योंकि यहाँ बताया गया कि 10% इसकी कीमत है। डेट कैपिटल का रेट हमारा 10% है और पोर्शन कितना है इसका 50% है। क्वेश्चन में इट दिया 50% 0.5 जोड़ डालिए तो कुल मिलाकर के 14.5% आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे देखा जाए मतलब ये बताता क्या चीज़ है, ये सर बता रहा है कि ऐसे इक्विटी कैपिटल लाने में 20% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, प्रेफरेंस कैपिटल लाने में 15% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो कर्जा लिया है उसमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन अगर तीनों चीज़ें ओवरऑल मिला करके देखें तो पूरी कंपनी को सिर्फ 14.5%, हर 100 रुपये में 14.5 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है सब मिला करके। ऐसे देखो तो यहाँ हर 100 रुपये पे 20 रुपये, हर 100 रुपये पे 15 रुपये और हर 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल वेटेड एवरेज कितना पड़ रहा है, तो औसतन 14.5 रुपये का एक, हर 100 रुपये पर 14.5 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है औसत। तो ये वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अब छोटी बातें, एक दो बातें और रह जाती हैं। फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं WACC वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल को, दो फैक्टर प्रभावित करते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। कौन कौन से, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें, वो दोनों देखेंगे हम यहाँ पर। पहला इंटरनल फैक्टर्स, द इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। WACC को प्रभावित करने वाले इंटरनल फैक्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी क्या है कंपनी की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या है और डिविडेंड की पॉलिसी क्या है। ये तीन फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं इंटरनली। एक्सटर्नल फैक्टर जो प्रभावित करते हैं वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल में, उसमें आता है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन मार्केट, मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, रिस्क का परसेप्शन और मार्केट में रिस्क प्रीमियम क्या है, और रेट ऑफ कारपोरेट एंड पर्सनल टैक्सेस, कितना कारपोरेट और पर्सनल टैक्स लगा। ये सारे फैक्टर हैं जो WACC को एक्सटर्नली प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कौन कौन, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल को दो तरीके के फैक्टर प्रभावित करते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में तीन चीज़ें हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और डिविडेंड पॉलिसी जो कि प्रभावित करती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में भी तीन चीज़ें हैं, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, रिस्क परसेप्शन और मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है, और टैक्स क्या चल रहा है, कारपोरेट और पर्सनल टैक्स वगैरह। ठीक है, तो बस यहीं पर अपनी बात खत्म हो जाती है। एग्जाम में आप सीधे सीधे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर, इनमें जैसे ये तीन यहाँ से रख देगा, ये तीन यहाँ से रखेगा और एक यहाँ से उठा के रख देगा, फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो WACC को प्रभावित करते हैं, या कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो WACC को प्रभावित करता है। तो भाई ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, लेकिन ये एक्सटर्नल नहीं है, तो आपका आंसर होगा डिविडेंड पॉलिसी नहीं होगा एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर अपनी बात खत्म हो जाती है। आई थिंक थोड़ी बहुत बातें इस चैप्टर में एक और लेक्चर के लिए रह जाती हैं, उसी के बाद में ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।